सबसे पहले नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये नया वर्ष आपके लिए सफलता की सीढ़ियां लेकर आए और आप उसमें सफल हो जाएं। आज का टॉपिक एकदम टू द पॉइंट, जितने भी प्रीवियस ईयर भूगोल के हैं, ज्योग्राफी के हैं, सीटेट प्रीवियस ईयर का संपूर्ण विश्लेषण होगा। ये महामैराथन आप जो देख रहे हैं, महामैराथन, एक वीडियो, एक सब्जेक्ट और एक मैराथन, इसमें पूरा हम कंप्लीट संपूर्ण विश्लेषण के साथ करने वाले हैं। तो आइए आज के टॉपिक को हम लोग सीटेट ज्योग्राफी यानी भूगोल का संपूर्ण वीडियो को देखते हैं जो सीटेट प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सौर मंडल में पृथ्वी, इसका पहले हम लोग एमसीक्यूज देख लेते हैं जो सीटेट प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और कई बार जो है ये प्रश्न आपको मतलब कई बार रिपीट अलग अलग एंगल से करते हैं। तो एक एक चैप्टर का जो प्रीवियस ईयर है हम टोटल करवाएंगे, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। पहला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से गुजरती है? देखिए ये सीटेट 27 दिसंबर 2021 को पूछा है, सिर्फ हम एक लिखे हैं। ये कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है और रिपीट भी हुआ है। तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। देखिए एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झाड़, ये आप लोग सुने होंगे, आप लोग जानते भी होंगे। तो इसमें मित्र यानी मित्र पर गमछा झाड़, गमछा झाड़, ये एक ट्रिक है। मी से मिजोरम, मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश और छ से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड, झारखंड। तो ये 8 राज्यों से यानी हमारे देश के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो अब ये ट्रिक से आप लगा सकते हैं। तो महाराष्ट्र नहीं है, नहीं, उड़ीसा नहीं है, किस भारतीय राज्य से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, अगर पृथ्वी के बराबर देशांतरीय विस्तार के साथ 24 समय क्षेत्र में विभाजित किया जाता है तब प्रत्येक क्षेत्र तक के देशांतर को गिनेगा। अब कितना होगा? देखिए हमारी पृथ्वी जो है एक चक्कर यानी एक जो परिक्रमण है ये 360 डिग्री का घूमती है। एकदम कॉन्सेप्ट के आधार पर समझिए, यहाँ से घूमते हुए यहाँ तक आई 24 घंटा में 360 डिग्री। तो 360 को भाग कर देंगे 24 से। क्या करेंगे? 360 को 24 से जब भाग कीजिएगा तो आपका आएगा 15। तो यानी कितने जोन में बटेगा? 15 जोन में बटेगा। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पृथ्वी का कक्षीय समतल के साथ इसका अक्ष 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी का अक्ष अपने अक्ष पर घूमने परिक्रमण कहलाता है। देखिए पृथ्वी यानी कोई भी ग्रह है तो उसमें 2 तरह की गति है, एक घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। ये अपने जगह पर अक्ष पर घूम रही है तो ये क्या हो गया? घूर्णन हो गया। लेकिन ये घूमते हुए मान लेगा कि हमारा सिर ही जो है ना सूर्य है, तो हमारे यानी सूर्य के चारों तरफ घूरना कहलाता है ये परिक्रमण। तो अब देखिए 2 गति हो गया। तो कह रहा है क्या कि पृथ्वी का अक्ष अपने अक्ष पर घूमने परिक्रमण कहलाता है। अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण नहीं है, अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। तो ये कथन आपका क्या हो गया? गलत होगा। पृथ्वी का कक्षीय समतल के साथ इसका 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। हम लोग ये जानते हैं कि पृथ्वी जो झुकी हुई है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा आप लोग। देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी झुकी हुई है कहाँ? 66.5 डिग्री। यानी ये यदि लंब डालेंगे तो ये 66.5 डिग्री है, सॉरी ये 23.5 डिग्री है। लेकिन पृथ्वी का जो अक्ष है इसको कहते हैं अक्ष, इसको कहते हैं अक्ष, इसको कहते हैं कक्षीय समतल।
तो ये कोण कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ये 90 डिग्री, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई थी, ये कितना हो गया, 90 में जब 23.5 घटाइएगा तो 66.5 डिग्री, यानी कक्षीय समतल से कितना डिग्री का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री। तो यानी आपका कथन ए जो है सही है। तो ए सही है परंतु बी गलत है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, देखिए सब पूछा हुआ है। देखिए दो चीज़ें हैं कि सूर्य से जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं तो उसके संदर्भ में आपको दो चीज़ याद रखना है। हम बताएंगे दो चीज़ क्या है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। ये क्या कहा, उल्टा कहा। 4 नंबर आपका उल्टा कहा। जो सूर्य के 4 नज़दीक ग्रह हैं, बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी, ये 4 ग्रह चट्टानों से बने हुए हैं, इसको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। लेकिन जो लास्ट के 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, तो ये 4 ग्रह जो हैं ये ग्रह गैस और तरल पदार्थ से बने हैं। तो ये उल्टा कह दिया, तो ये गलत हो गया। ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है, नहीं, सबसे छोटा ग्रह तो बुध है जो कि सबसे नज़दीक है, दूर जाएंगे तो सब बड़ा ही है। तो ये भी क्या हो गया, आपका गलत हो गया। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है, नहीं, ये भी नहीं। जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे तो सूर्य के परिक्रमण काल यानी सबसे कम बुध का है जो नज़दीक का है, उसके बाद और लास्ट में जो ग्रह है सबसे अधिक 184 साल लगता है। तो समझिए कि दूर जाने पर क्या हो रहा है, बढ़ते जाता है। ये कह रहा है कि घटते जाता है, ये भी क्या है, गलत है। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम लोग, जैसे ये सूर्य है, ग्रह है, ये सब ग्रह है, तो जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे तो इसको यदि घूमने में, सूर्य के चारों ओर घूर्णन करने में यदि कम समय लग रहा है तो इससे ज़्यादा इसका लगेगा, इसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा। तो इस तरह से हम लोग सूर्य से दूर जब जाएंगे तो ग्रहों का, सूर्य का जो घूर्णन होगा, परिक्रमण जो होगा, वो गति क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर झुकी होती तो झुकी हुई है ही कक्षीय समतल से, नहीं। देखिए हम लोग कि ये झुकी हुई है कितना, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। प्रदीप्त वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। देखिए प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखा, देखिए देशांतर रेखा किसको कहते हैं, ये वाला को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। आप लोग देखे होंगे वीडियो में हम जो बनाए हुए हैं, यदि नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, देख लीजिएगा। और ये वाला को कहते हैं हम लोग अक्षांश। तो जैसे ही प्रदीप्त वृत्त क्या होता है, जहाँ सूर्य की किरणें पड़े जितना भाग पर, जैसे मान लिया जाए कि आप जो देख रहे हैं तो पृथ्वी का क्या पूरा भाग देख रहे हैं, नहीं देख पा रहे हो, पीछे वाला नहीं देख पा रहे हो, तो उसी तरह सूर्य सामने है तो क्या होगा कि जहाँ तक सूर्य की किरणें उसको रोशनी कर रही है उसको कहते हैं प्रदीप्त वृत्त। यानी प्रदीप्त वृत्त में क्या होगा कि देखिए मान लिया जाए कि यहाँ तक आपको दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा और प्रदीप्त वृत्त क्या हो रहा है, मिल रहा है, और इसी को ध्यान में रखकर भी देशांतर रेखा खींचा गया है। तो ये वाला कथन आपका क्या हो सकता है, सही होगा। किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसम परिवर्तन नहीं होता, किसी क्षेत्र में, ये भी सही कह रहा है, नहीं। यदि ये झुकी हुई नहीं रहेगी तो किसी विशेष स्थान में मौसम परिवर्तन नहीं होता। किसी विशेष क्षेत्र में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता। सही कथनों का चयन करें। तो आपका कथन क्या हो गया, ए और सी, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, एडुसेट से क्या अभिप्राय है। एडुसेट, देखिए ये एडुसेट जो है हमारा जो है कृत्रिम उपग्रह है, हम लोग जिसको सैटेलाइट बोलते हैं। सैटेलाइट यहाँ से साइंटिस्ट लोग, खगोलविद लोग भेजते हैं तो उसको कहा जाता है सैटेलाइट या फिर कृत्रिम उपग्रह। तो एडुसेट क्या है,
एक क्षुद्र ग्रह ये क्षुद्र ग्रह नहीं है। एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह, रॉकेट जिसका प्रयोग मानव निर्मित उपग्रह को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है, ये भी नहीं। सौर मंडल में खोजा गया ग्रह, ये भी नहीं। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। लेकिन एडुसेट की तरह है, जैसे कि एडुसेट तो कृत्रिम उपग्रह हो गया, उसी तरह आर्यभट्ट हो गया, यूबी 365, 223 ऐसे कुछ है। तो ये सब क्या है? हमारा कृत्रिम उपग्रह है जो भारतीय निर्मित उपग्रह है और ये अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है अभिकथन ए, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। देखिए, जब भी यहाँ बात किया जाए तो अक्षांश की नहीं देशांतर की होगी। देखिए, आप ग्लोब में थोड़ा सा देखिए, मान लिया जाए कि आप देख रहे होंगे कि ये इंडिया है, तो यहाँ पर है गुजरात, ये वाला है गुजरात और ये वाला छोर पे है क्या? अरुणाचल प्रदेश। जब पृथ्वी घूमेगी तो सूर्य यदि मान लिया जाए कि आपके सामने है, हम घुमा के ले गए, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या हो गया? पहले ही सूर्य उग गया और जैसे घूमते घूमते गुजरात के पास सूर्य गया तो यहाँ उगता हुआ प्रतीत होगा। तो ये क्रम जो है लगभग जो है ये 2 घंटे का अंतर होता है। 2 घंटे का अंतर क्यों होता है कि हम लोग देखें कि 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 24 घंटा लगता है, तो 1 डिग्री घूमने में कितना लगेगा? 4 मिनट लगेगा। गौर से सुनिएगा, 1 डिग्री घूमने में कितना लगेगा? 4 मिनट लगेगा। अब गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में देशांतरीय जो स्तर है, देशांतरीय अंतर जो है ये लगभग सोच लीजिए कितना हो सकता है कि लगभग 2 घंटा का अंतर होता है। तो इसी तरह ये क्या है कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित नहीं है। ये सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होती है, गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे बाद अस्त होती है। ये क्या है? सही है। तो आपका आंसर क्या होगा? ए सत्य है और आर असत्य है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिवस की परिभाषा है? पृथ्वी दिवस क्या होता है कि एक घूर्णन करने में, पृथ्वी को एक घूर्णन करने में जितना समय लगता है वो पृथ्वी का एक दिवस है। मतलब एक दिन में हम लोग 24 घंटे देखते हैं, 24 घंटे का दिन रात होता है, वही उसका पृथ्वी दिवस होता है। देशांतरों के मध्य दूरियां, पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, वह दिन जिन पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विषुव के दिन कहते हैं, विषुव कहते हैं। ये नहीं होगा। पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है, पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों, वो क्या हो गया? परिक्रमण हो गया। यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर यानी पृथ्वी है, इसका अक्ष है, ये घूम रही है अपने जगह पर, तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वही पृथ्वी का क्या हो गया? पृथ्वी दिन या पृथ्वी दिवस। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? झुकाव कोण, एंगल क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन कई तरह से आप देख रहे हैं, शुरू से यही क्वेश्चन घूम रहा है और ये घूमता भी है। तो यानी अलग अलग एंगल से आपको पूछेगा। जैसे ही आपको कक्षीय समतल मिल जाए तो 23.5 नहीं मारिएगा, गलत हो जाएगा। 23.5 नहीं, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है तब उसका आंसर क्या होगा? 23.5 डिग्री। लेकिन जब कहे कि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल, यानी पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है कक्षीय समतल से कितना डिग्री का कोण बनाती है, तब क्या मारेंगे? 66.5 डिग्री। यानी कक्षीय समतल जहां आपको मिल जाए लाइन में, क्वेश्चन में, तो समझिए उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी 66.5 डिग्री। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है ग्रहों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? किस समूह के चारों ओर क्या है? छल्ले हैं। छल्ले देखिए, कुछ ग्रह ऐसे हैं जिसके चारों तरफ गैस और धुंध का क्या है? छल्ला है, वलय। यहाँ से देखने पर आपको लगेगा कि रिंग लगा हुआ है उसमें। तो शनि, वरुण, मंगल नहीं, इसमें नहीं, मंगल में नहीं है, ये क्या हो गया? कैटेगरी खत्म। शनि, शुक्र, नेपच्यून, ये भी कैटेगरी खत्म हो गया। शनि, शुक्र, मंगल, तो इसमें भी नहीं।
तो किस में होता है? शनि, बृहस्पति और अरुण, ये तीनों में वलय के छल्ले होते हैं। यानी ये ग्रह है तो इसके चारों तरफ आपको घूमता हुआ दिखेगा, इसलिए आपको ग्लोब वगैरह में दिखाया जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि, देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, सितंबर 2015, 2013, फिर आपका 20 में भी पूछा है, कई बार पूछा हुआ है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझना क्लियर है कि हम चांद से देखते हैं ना, तो बच्चा में आपको बोला गया होगा कि देखो वहाँ पर भूत है, ये है, काला है, पत्थर है, नहीं, एक ही भाग आपको दिखता होगा जो काला काला धब्बा जैसा, कई गाना में भी देखे होंगे, तो तुझमें तो दाग नहीं चांद में फिर भी दाग है, नहीं, तो वो दाग वाला ही चेहरा हमको चांद का क्यों दिखता है? इसका वजह पृथ्वी अपने जगह पर, चंद्रमा भी अपने जगह पर घूम रहा है, लेकिन फिर भी हमारे सामने क्यों आता है? एक आपको GIF के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। देखिए आप यहाँ देख रहे हैं, ये पृथ्वी है, पृथ्वी ये घूम रही है, पृथ्वी अपने जगह पर घूम रही है, चांद अपने जगह पर घूम रहा है, लेकिन ये वाला भाग क्या हो रहा है कि पृथ्वी का यानी चंद्रमा का जो घूर्णन है और परिक्रमण, घूर्णन और परिक्रमण सूर्य के चारों तरफ घूमना कहलाता है क्या? ये पृथ्वी के चारों तरफ जो घूम रहा है चांद, ये कहलाया उसका परिक्रमण, और अपने जगह पर रह के जो घूम रहा है वो कहलाया उसका घूर्णन। तो ये इसका घूर्णन और परिक्रमण दोनों सेम समय में होता है, लगभग 28 दिन में। यानी चांद अपने जगह पर रहकर जितने समय में घूम लेता है उतने समय में पृथ्वी के चारों तरफ भी घूम लेता है। इसलिए क्या होता है कि हम यहाँ से जब देखते हैं तो चांद का वही टू भाग हमको दिखता है। यहाँ से भी देखेंगे, यहाँ से भी देखेंगे, हर जगह से, तो इसलिए चांद क्या होता है? घूमता हुआ दिखता है। अब ऑप्शन की ओर चलते हैं। चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है परंतु अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगाता है, यह गलत। घूर्णन और परिक्रमण दोनों करता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, केवल अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है, ये भी गलत। चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने से कहीं अधिक समय पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में लेता है। अधिक का बात नहीं, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। यानी चंद्रमा जितना एक चक्कर अपना घूर्णन करने में उतना परिक्रमण करने में, इस वजह से हमको पृथ्वी से सिर्फ चांद का एक ही भाग दिखाई देता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, भारत का मानक देशांतर है, भारत का मानक देशांतर है, ऑप्शन आपको गलती करेगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये समझ लीजिए कि पूर्वी देशांतर, ये मानक रेखा क्या होता है कि सभी देश का अपना जो है एक मानक रेखा होता है। यदि 1 डिग्री घूमने में 4 डिग्री, और कोई देश यदि 20 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री में फैला हुआ है, तो एक छोर पर क्या हो जाएगा? 240 मिनट पहले ही सूर्य उग जाएगा, दूसरे पर 240 मिनट बाद में, 60 चौक 120। तो इस तरह क्या होता है कि वो कोई भी देश अपना मानक समय ठीक उसके बीचों बीच लेता है। तो हमारे देश के बीचों बीच क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर जब देशांतर की बात करेंगे तो ये 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है, और इसके इधर जो है पूर्वी देशांतर और इधर पश्चिमी देशांतर। तो हमारा देश इस कोना में है जो कि 82.5 डिग्री, ये 82.5 डिग्री के बीचों बीच, लगभग 82.5 डिग्री हमारे देश का होता है, तो इसीलिए बीचों बीच लिया गया था। अब देखिए ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो जो पश्चिमी देशांतर है उसको तो पहले ही छांट दीजिए, नहीं तो ये गलत होगी। तो अब 82.5 डिग्री का मतलब क्या? ये वाला नहीं, 82.5 रुपया नहीं कर दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा कि 82.50 ही तो होता है साढ़े, तो साढ़े में वो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है? 60 डिग्री, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री का आधा कितना होगा? 30 मिनट होगा, 30 मिनट होगा, हाफ डिग्री। तो अब हाफ डिग्री क्या है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर खोजिएगा। यदि इसमें पश्चिमी देशांतर है तो ये वाला भी क्या है? गलत है। तो हमारा जो हमारे देश का मानक समय है वो क्या है? 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों तरफ, ये क्या हो गया? परिक्रमण नहीं, कक्षीय समतल, प्रदीप्त वृत्त, घूर्णन, परिक्रमण। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, प्रदीप्त वृत्त। प्रदीप्त वृत्त से भी क्वेश्चन आता है। क्या होता है कि जहां दिन और रात में विभाजित होता है, दिन और रात यानी प्रकाश में, पृथ्वी के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमय भाग को कहते हैं हम लोग
प्रदीप्त वृत्त। तो वृत्त जो ग्लोब को दो भागों में विभाजित करता है, वो दो भाग में विभाजित नहीं करता है। वृत्त जो ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है, नहीं, जहाँ प्रकाश हुआ वहाँ दिन हुआ, जहाँ प्रकाश नहीं हुआ वो अंधेरा हो गया तो रात हो गया। तो आपका क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर 2, वृत्त जो ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है। अगला प्रश्न है, दो शहर एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व देशांतर तथा 15 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थित है। इन दो शहरों के समय में कितना अंतर है? देखिए, यदि ये ग्लोब है, ये ग्रीनविच है 0 डिग्री, 15 डिग्री ये है, 15 डिग्री ये और 15 डिग्री ये, यानी ये आपका 15 डिग्री जो है ये हो गया पूर्वी, ये हो गया पश्चिमी। अब कह रहा है कि यदि यहाँ है और यहाँ है तो ये दोनों शहर के बीच में कितना समय? तो आप जानते हैं कि 24 घंटा लगता है 360 डिग्री पृथ्वी को घूमने में, तो 1 डिग्री घूमने में लगता है 4 मिनट। 1 डिग्री घूमने में कितना लगता है? 4 मिनट। तो यहाँ 0 डिग्री से 15 डिग्री पूरब, तो इधर का समय क्या होता है? जुड़ता है और इधर का समय घटता है। तो अब सोचिए कि यहाँ से यहाँ क्या हो गया? 15 डिग्री बराबर हो गया 60 मिनट। 15 डिग्री बराबर 60 मिनट। अब इधर का भी समय क्या हो जाएगा? 0 डिग्री से इधर ये भी क्या हो जाएगा? 60 मिनट। 60 मिनट घटने का मतलब क्या हुआ? यदि यहाँ 12 बज रहा है तो इधर जाएंगे तो 1 बज जाएगा, इधर जाएंगे तो 11 बजेगा। ये घटने का मतलब ये हो गया कि 0 डिग्री पर यदि 12 बज रहा है तो इधर जाएंगे तो 15 डिग्री पूरब में तो क्या हो जाएगा? 1 बज जाएगा, और इधर जाएंगे तो क्या होगा? 12 में 1 घट गया, तो इसीलिए ये क्या हो गया? 11। तो अब सोचिए कि 11 और 1 के बीच में क्या घंटा का अंतर? तो 2 घंटा। और ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, दो शहरों के बीच में देशांतर का अंतर कितना है? 15-15 30 डिग्री, 15-15 30 डिग्री। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 30 डिग्री बराबर कितना हो गया? 120 मिनट। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी 120 मिनट, 2 घंटा लगभग। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं का आकार, देखिए देशांतर रेखाओं का आकार, ये ग्लोब है। अब क्या कह रहा है कि पूर्वी गोलार्ध से पश्चिम गोलार्ध की ओर यहाँ जा रहा है देशांतर रेखाओं की लंबाई। यदि हम इधर से जाएं तो देशांतर रेखाओं की लंबाई जो है उसका आकार घटता बढ़ता नहीं है, उसका आकार ये सेम सब जगह पर इसकी दूरी क्या है? बराबर है। चूंकि पृथ्वी गोल है, आप थोड़ा ग्लोब पर भी देख सकते हैं, यदि यहाँ से यहाँ खींचें, यहाँ से यहाँ खींचें तो जितना लंबाई ये होगा उतना लंबाई क्या होगा? ये भी होगा, ये भी होगा। तो सब देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। यानी हम पूरब से जाएं चाहे पश्चिम से पूरब की ओर जाएं तो बढ़ता जाता है? नहीं। घटता जाता है? नहीं। क्या होगा? समान रहता है। पहले बढ़ता जाता है फिर घटता जाता है? नहीं। तो क्या होगा? समान रहता है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, बिग बियर का एक उदाहरण है। बिग बियर, देखिए एक नक्षत्र मंडल का थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं हम। जो आकाश में तारों का विभिन्न आकर्षक पैटर्न देखते हैं, सुंदर सुंदर जो आकृतियाँ देखते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग नक्षत्र मंडल। तो जैसे कि 7 भैया लोग कहता था, हम लोग बच्चा में पढ़ते थे, सुनते थे क्या कि 7 भैया है, देखो 4 लोग कांधे पर लाश लेके जा रहा है, 3 लोग उसके पीछे बराती जा रहा है। तो अलग अलग डिजाइन में जो तारा दिखता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं नक्षत्र मंडल। तो बिग बियर हो गया, स्मॉल बियर हो गया, ये सब क्या है? ये सब नक्षत्र मंडल है, यानी अलग अलग तारों का पैटर्न है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है कहाँ पर? देखिए ये सूर्य है और हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य के चारों तरफ घूमती है, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये तिथि जो है विषुव पर, आप इसको ऐसे देखिए कि यहाँ पर सूर्य है, इसको ऐसे देखिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि बीचों बीच पड़ता है, वहाँ भी उसी स्थिति में। लेकिन जब ये यहाँ आ जाता है पृथ्वी, यहाँ आ जाती है पृथ्वी, तो ये क्या होता है कि ये झुकी हुई है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं। देखिए ये ग्लोब है, तो पृथ्वी आप देख रहे हैं कि यदि यहाँ इस कंडीशन में रहेगा तो सूर्य की किरणें इधर सीधी पड़ेगी और उधर ज़्यादा तिरछी हो जाएगी। यहाँ जब आ जाएगा पृथ्वी तो क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा सीधी और दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा तिरछी। लेकिन जब यहाँ आ जाएगा क्या होगा कि एकदम बीचों बीच पड़ेगा, या वहाँ चला जाएगा तो बीचों बीच। तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं विषुव। यानी जिस समय पूरे पृथ्वी पर
दिन और रात बराबर होता है, मतलब उस समय विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती है? कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? गैसीय संयोजन, देखिए आपको हम पहले भी बताए कि सूर्य के 4 ग्रह और सूर्य से दूर 4 ग्रह, ये 4 ग्रह, इसका जो निर्माण है ये चट्टान ठोस पदार्थों से हुआ है। इसको कहते हैं हम लोग पार्थिव ग्रह, इसको कहते हैं पार्थिव ग्रह और या आंतरिक ग्रह, तो दोनों बात कहते हैं। और लेकिन ये जो 4 ग्रह है इसको कहते हैं हम लोग बाह्य ग्रह या बृहस्पतीय ग्रह, बाह्य ग्रह या बृहस्पतीय ग्रह। तो ये चूंकि इसलिए कि ये गैस और तरल से बना हुआ है, तो ये शुरू के 4 ग्रह कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह हो गया। ये हो गया बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये हो गया आपका 4 ग्रह। तो शुरू के 4 ग्रह, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? तो ये लास्ट वाला ग्रह गैसीय होगा। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, वरुण। बृहस्पति मंगल नहीं है, पृथ्वी भी नहीं है, इसमें शुक्र नहीं है, इसमें मंगल नहीं है, इसमें मंगल, शुक्र ये नहीं है। तो क्या हो गया कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण को नेपच्यून भी कहते हैं, कंफ्यूजन नहीं करना। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपीय के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? देखिए ये सब उपयुक्त है, ऐसा नहीं कि पृथ्वी के बारे में आपको जानकारी सिर्फ एक ही चीज़ से मिलेगा, सबसे मिलेगा। लेकिन सीटेट क्या करता है? हमेशा बेस्ट आंसर खोजता है। तो बेस्ट आंसर खोजना है कि आपको जो है ना ग्लोब का कॉन्सेप्ट बच्चों में क्लियर करना है। तो देखिए ग्लोब आप मैप से भी कर सकते हैं, मानचित्र से भी कर सकते हैं, कोई पोस्टर बनाए उससे भी कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट, चूंकि पृथ्वी हमारी गोल है तो गोल आकार में लेकर जब समझाएंगे तो क्या होगा? वो ज़्यादा अच्छे से समझेगा और ज़्यादा ऑथेंटिक भी होगा। तो यानी इसका आंसर क्या होगा? ग्लोब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा सर के ऊपर चमकता है? देखिए ये कर्क रेखा और मकर रेखा जो बांटा गया है, ये है आपका विषुवत रेखा, ये आपका हो गया कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री उत्तर और ये 23.5 डिग्री साउथ। तो अब कह रहा है कि कहाँ चमकता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य, केवल कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य, केवल मकर रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य। देखिए इसमें जो है केवल कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, केवल कर्क रेखा और विषुवत रेखा के ऊपर यहाँ था, ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया, मिस टाइप हो गया। देखिए ये सूर्य की किरणें जो है ना, जब देख रहे हैं कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, घूमने के कारण जो है कभी सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ती है, कभी सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ती है, कभी यहाँ। तो इस बीच में क्या होता है कि साल में एक बार सूर्य की किरणें सीधी जरूर पड़ती है, इसीलिए जहाँ तक सीधी पड़ा उसको ऊपर में कर्क रेखा कर दिया, कर्क रेखा, और नीचे जहाँ तक पड़ा उसको कहा गया मकर रेखा। यानी उत्तरी गोलार्ध वाला को कर्क रेखा तक और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तक। तो तीन कंडीशन में तो कहाँ सूर्य की किरणें सीधी साल में एक बार पड़ती है? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में। अगला प्रश्न है, यदि अहमदाबाद 72 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा यदि भारतीय मानक समय 8 बजे प्रातः है? देखिए 8 बजे प्रातः हम आपको बताए थे कि ये आपका, ये मान लिया जाए कि यहाँ पृथ्वी है, यहाँ पर हमारा देश है 82.5 डिग्री, हमारा मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट यानी पूरब में। अब कह रहा है क्या कि 72 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर पर अहमदाबाद है, यानी यहीं पर क्या है? इधर है अहमदाबाद, यानी कितना है ये? अहमदाबाद का 72.5 डिग्री। दोनों के बीच में कितना है? 10 डिग्री का अंतर है। कितना डिग्री का? 10 डिग्री का अंतर है। तो आप देख लीजिए कि जब 82.5 डिग्री पर यहाँ 8 बज रहा है, जब इधर जाएंगे तो 10 डिग्री बराबर क्या? 10 चौक 40 मिनट, 10 चौक 40 मिनट आपको हम बताए थे।
कि जब हम लोग पश्चिम की ओर आएंगे किसी समय से कहीं से, तो उसका समय क्या हो जाएगा, घटेगा, और जब हम लोग पूरब की ओर बढ़ेंगे तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब देखिए यहाँ 8 बज रहा है और इधर हम लोग आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो 40 मिनट क्या करेंगे, 8 में घटा देंगे, 8 में 40 मिनट घटाएंगे। अब ये नहीं कि 1 पैसा लिए तो 100 में 40 60, ये घंटा और मिनट वाला है, जानते हैं कि 60 मिनट का 1 घंटा, तो 60 में 40 गया 20, यहाँ 1 घंटा पैसा लिए तो क्या हो गया 7:20। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7:20। प्रातः होगा कि संध्या होगा, ये आपको गौर करना है क्या, कि 8 बजे प्रातः है, तो प्रातः से 40 मिनट न पहले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 7:20 प्रातः। अगला प्रश्न है, पिंड जिनमें अपनी यहाँ मिस्टाइप हो जाता है। पिंड जिनमें अपनी उष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वह तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। ग्रह, खगोलीय पिंड, तारे, तारामंडल, उसको क्या कहते हैं, ग्रह। ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। पृथ्वी ग्रह है, इसका कोई अपना प्रकाश और उष्मा नहीं है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब क्या है, ग्रह हैं, इसका कोई उष्मा और प्रकाश नहीं होता है। लेकिन जो तारे हैं, सूर्य भी एक तारा है, याद रखिएगा, तो तारे का रोशनी उस पर पड़ता है और वो चमकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। उपग्रह रहता तो उपग्रह भी होता। अगला प्रश्न है, अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता है। क्या नहीं कहा जा सकता, आपको निगेटिव चुनना है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, इसके बीच में उभार होता है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है, यह पूर्णतः गोल है। देखिए, पृथ्वी के ध्रुव के पास जो थोड़ी चपटी है उसको कहते हैं भूआब। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भूआब क्या है। पृथ्वी के जो ध्रुव है, ध्रुव के पास थोड़ा चपटा हुआ है, जिसको कहते हैं हम लोग भूआब, ये सही है। इसके बीच में उभार है, नहीं, इसके बीच में, जब गोल है फुटबॉल की तरह, तो बीच में क्या है, उभार है, तो ये भी सही है। इसे नीला ग्रह कहते हैं, चूँकि पानी 3 भाग पर पानी है, पृथ्वी के 3 भाग पर पानी है, इसलिए जब भी अंतरिक्ष से देखा जाता है तो वो नीला दिखता है, तो इसीलिए पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। ये भी सही। यह पूर्णतः गोल है, ये क्या है, गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये था पृथ्वी और सौरमंडल। अब देखेंगे हम लोग मानचित्र से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो ज्योग्राफी का ही टॉपिक है, आपका सीटेट का टॉपिक है। निम्न में से मानचित्र के घटक के संदर्भ में विषम का चयन कीजिए। विषम का दूरी, दिशा, प्रतीक, पैमाना। देखिए, जो किसी भी नक्शा का, ग्लोब का जो पैमाना होता है वो 3 चीज़ तय करता है, दूरी, दिशा, प्रतीक। जब भी हम मैप बनाएंगे तो मैप पर यदि हम भारत का नक्शा बनाएंगे, पाकिस्तान की तरफ हम 1 बित्ता ज़्यादा घुसा देंगे नक्शा में ना, तो समझ लीजिए उसका पाकिस्तान ही ख़त्म हो जाएगा। तो वो नहीं कर, तो क्या है, दूरी का ख्याल रखा जाएगा। दिशा, कौन सी चीज़ किस दिशा में है, कौन सी चीज़ किस दिशा में है। अब भारत के आपके पश्चिमी भाग में अरब सागर है, तो अब अरब सागर आप उस पार बना दीजिएगा, तो वो नहीं। दिशा भी किस दिशा में है, अब हिमालय उत्तर में, तो हिमालय को आपको उत्तर में रखना होगा। दूरी, दिशा और प्रतीक यानी सिंबल, किस चीज़ का क्या क्या सिंबल देना है, तो अलग अलग चीज़ों का। अब जैसे कि ताजमहल है, तो ताजमहल वहाँ बना देंगे तो वो संभव नहीं है। क्या करेंगे, मान लिया जाए कि घास का मैदान है, तो उसको हरा दिखाएंगे तो घास का मैदान दिखेगा, मैदानी इलाका दिखेगा। भूरा कलर में दिखाएंगे तो वो क्या होगा कि पहाड़ दिखेगा। पीला दिखाएंगे तो पठार दिखेगा। तो ये हम क्या एक प्रतीक के रूप में मैप पर करते हैं। पैमाना जो है ये क्या है, भिन्न है। हालांकि हम पैमाने पर भी लेकर, अब मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमको इसी पर भारत बनाना, तो इसके दूरी के हिसाब से लेंगे तो वो पैमाना कहलाएगा। लेकिन ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो आपका आंसर इसमें विषम खोज रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, पारंपरिक रूप से चिन्हित ए को दर्शाता। ए, देखिए ये तो एकदम आसान है। हम यदि खड़े हैं तो हमारे ऊपर में, जहाँ भी आप एग्जाम हॉल में बैठ रहे हैं तो हमारे ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण, और जब खड़े हो जाएंगे तो हमारे जो दाएं तरफ है ये हो गया पूरब, और हमारे बाएं तरफ पश्चिम। अब देखिए ए कहाँ है, ए क्या है, पश्चिम। तो आपका आंसर क्या हो सकता है, होगा ऑप्शन नंबर 4, पश्चिम। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है ज्ञान से, समझ से, अनुप्रयोग से, कौशल से। किससे, कौशल से। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कौशल से। निम्नलिखित आरेख में कौन सा तीर
दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है, दक्षिण पूर्व। अब देखिए जो आपको पता है कि ऊपर उत्तर, ये दक्षिण, ये हमारा पूरब, ये पश्चिम। अब ये उत्तर पश्चिम के बीच वाला ये हो गया एच, उत्तर पश्चिम। ये हो गया क्या, उत्तर पूरब। ये क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम। ये दक्षिण पश्चिम। ये क्या हो गया, दक्षिण पूरब। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को इंगित करता है। तो दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच वाला को कहेंगे दक्षिण पूर्व। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी डी होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, एक मानचित्र एक ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें मानचित्र में 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर 2 स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर, मान लिया जाए कि 2 शहर है, मुंबई और पटना है। मुंबई यहाँ है, पटना यहाँ हम लिख दिए बोर्ड पर मुंबई, ये लिख दिए पटना। तो अब सोचिए कि ये इतने सा दूरी है, इतने सा दूरी है, नहीं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, नक्शा में उसके हिसाब से लेते हैं। हर नक्शा के देखिएगा कॉर्नर में लिखा रहता है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 लाख किलोमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर हम पेज पर खींच रहे हैं तो मतलब उस दोनों के बीच में दूरी क्या हो रहा है, 1 लाख। यदि दर्शाया तो 1 लाख है, 50,000। तो वही कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 मीटर। तो यानी हम क्या कर रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर। ये 2 स्थानों के बीच की दूरी क्या है, 5 सेंटीमीटर। 1, 2, 3, 4 और 5। तो यानी ये 20, ये 20, ये 20, ये 20, यानी 20 पंचे क्या हो गया, 100 मीटर। यानी 2 शहर के बीच में 2 स्थानों के बीच की दूरी क्या है, 100 मीटर होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए तीसरा टॉपिक है पृथ्वी की संरचना व बदलती घटना है। यहाँ से देखते हैं हम लोग, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बोल देना चाहिए। भूकंप के प्रकार, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ, हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना, भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना। तो क्या करना होगा, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां बच्चों को बताना चाहिए कि हम भूकंप से कैसे बच सकते हैं। यदि भूकंप आने लगे, चीज़ें डोलने लगे, तो हम ठोस सतह जैसे चौकी हो गया, मेज हो गया, उसके अंदर घुस जाएंगे। जो भी गिरने फूटने टिटने वाला चीज़ है हमारे सर पर नहीं लगे, सर को क्या करेंगे, पकड़ कर रख लेंगे। यदि संभव हो तो सबसे पहले, इससे भी पहले क्या करेंगे, खुले जगह में चले जाएं। नहीं, यदि जाना संभव नहीं है तो क्या करें, तब हम मेज के अंदर जाएं। तो ये सब सावधानियां बच्चों को बताना होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है कि बीच में पृथ्वी है, चंद्रमा है, सूर्य है। इसके बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री का कोण है। एक कंडीशन ये भी होता है कि ये बीच में रहे, नहीं, ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। तो इस कंडीशन में भी रहेगा, क्योंकि पृथ्वी पर क्या है कि पानी है। पृथ्वी पर जब पानी रहता है ना, तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, पानी को अपने ओर खींचता है, पानी को अपने ओर खींचता है, और ये भी पानी को अपने ओर खींचता है। जब पानी खींचता है तो ये तो घूम रहा है, ये तो एक जगह है नहीं, घूमते हुए अब यहाँ से हट गया तो क्या होगा, अचानक जो है, अचानक उसका गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो गया, ये पानी क्या करेगा, हिलकोर मारेगा, यानी चलेगा। तो यहाँ क्या होगा, बृहद ज्वार होगा, ये बृहद ज्वार होगा। लेकिन जब पृथ्वी या चंद्रमा या सूर्य जो है प्रथम और चतुर्थांश में रहे, प्रथम चतुर्थांश और अंतिम चतुर्थांश में रहे, यानी 90 डिग्री का कोण बनाए, तो इसमें क्या होगा कि ये गुरुत्वाकर्षण बल ये अलग खींच रहा है। तो इसमें क्या आता है, इस कंडीशन में लघु ज्वार आता है, ये लघु ज्वार आता है। तो ये बृहद ज्वार जो है अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ज़्यादा आता है। तो आपका आंसर क्या हो सकता है, बृहद ज्वार भाटा, इस स्थिति में नहीं, इस स्थिति में होगा लघु ज्वार भाटा। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। नहीं, ये नदी यदि उतर रही है तो क्या होता है कि नदी मुड़ जाती है। जैसे मुड़ गई तो ये नदी जैसी जहाँ मुड़ जाती है उसको कहते हैं हम लोग विसर्प, मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है जो कहलाता है। बड़े मोड़ बनाकर जब बहती है तो इसको कहते हैं हम लोग विसर्प। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, भारत का दक्कन पठार जो बैसाल्ट शैलों से बना है, निम्न में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। देखिए शैल, चट्टान जो होता है 3 प्रकार का, अग्नेय चट्टान,
अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। गौर से सुनिएगा, अग्नेय चट्टान क्या होता है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे जो मैग्मा वगैरह निकलता है, ठंडा होने के बाद वो जम जाता है, तो वो चट्टान कहलाता है अग्नेय चट्टान। तो अग्नेय मतलब आग, तो आग किस में है? ज्वालामुखी में। दूसरा क्या हो गया? अवसादी। अब कोई अवसाद वगैरह है, जैसे कि पेड़ हो गया, जंतु हो गया, जानवर हो गया, या कोई मिट्टी हो गया, या कोई पदार्थ हो गया, ये जब ठोस बन जाता है, यानी ताप और दाब के कारण ये चट्टान का रूप ले लेता है, तो ऐसे चट्टान को कहते हैं हम लोग अवसादी चट्टान। जैसे कि बलुआ पत्थर एक अवसादी चट्टान है, तो बालू एक अवसाद है, ये जमते जमते क्या हो गया कि चट्टान हो गया, तो बलुआ पत्थर हो गया। उसी तरह कोयला कैसे बनता है? लाखों करोड़ों साल पहले क्या होता है कि मोटे मोटे पेड़ वगैरह एक जगह हुआ, उसको ताप और दाब मिला, वो सट कर क्या हो गया? कोयला बन गया। तो ये अवसादी चट्टान। तो कायांतरित चट्टान क्या होता है कि ये दोनों चट्टान, अग्नेय और अवसादी, जब लंबे समय तक चट्टान रहता है तो ये किसी न किसी दूसरे चीज़ में रूपांतरित हो जाता है, बदल जाता है, तो इस चट्टान को कहते हैं हम लोग रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या कि अग्नेय शैल जो होता है ना, दो तरह का होता है। अग्नेय चट्टान जो होता है दो तरह का। मान लीजिए ये पृथ्वी का सतह है, इससे ज्वालामुखी निकल रहा है, ज्वालामुखी निकल रहा है, तो बाहर आएगा तो इसका तापमान क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। तो ये बाहर पृथ्वी के सतह पर जब ये जमता है तो इसको कहते हैं बहिर्भेदी चट्टान। बहिर्भेदी अग्नेय चट्टान। चूंकि ये बाहर आया और जब ये लास्ट क्षण में क्या होता है कि इसका स्पीड या ताकत कम हो जाता है, तो ये पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है, तो इसको कहते हैं अंतर्भेदी अग्नेय चट्टान। अंतर्भेदी अग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट। और बाहर आकर जो जमता है वो हो गया बेसाल्ट। याद रखिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ये ग्रेनाइट जो है, इसी का उपयोग, ग्रेनाइट का उपयोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किसके किसके घर में है और कौन कौन देखे हैं। ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग जो है वही जाता, चक्की, सिलवट, जो लोढ़ी पाटी होता है जिस पर मसाला वगैरह पीसा जाता है, सिलवट, इन सभी चीज़ों का निर्माण ग्रेनाइट पत्थर से होता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में सिलवट है या फिर आपके घर में जो है क्या बताया एक चीज़, चक्की जो दाल वगैरह बनाया जाता था, है या नहीं। तो अब ये क्या है कि अब कह रहा है कि दक्कन का पठार, बेसाल्ट चट्टान। तो बेसाल्ट कहाँ है? बहिर्भेदी में। नहीं, बेसाल्ट चट्टान कहाँ है? बहिर्भेदी में। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थल रूपों में किसमें खनिज निक्षेपण की प्रचुरता पाई जाती है? सबसे अधिक खनिज निक्षेपण पठारी भाग में पाया जाता है, पठार में। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। अभी देखिए पिछले प्रश्न से रिलेटेड हो गया ये। अंतर्भेदी अग्नेय चट्टान, यानी अंदर में जो जमता है वो कौन सा चट्टान है? क्या बेसाल्ट या ग्रेनाइट? तो क्या है? अंदर में जमने वाला ग्रेनाइट हो गया। बहिर्भेदी अग्नेय चट्टान बेसाल्ट हो गया। अवसाद के रूप में बलुआ पत्थर। और कायांतरित शैल क्या हो गया? चूना पत्थर। ये चूना है, लंबे समय तक रहा, अब वो चूना पत्थर हो गया। यही चूना पत्थर जब लंबे समय तक रह जाता है तो संगमरमर बन जाता है। तो ये रूपांतरित हो रहा है तो संगमरमर। तो आपका आंसर क्या होगा? ए का 4 आपका किस में है? 4 नंबर में। बाकी मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है सिलिका एवं लोहे से, निकिल एवं एल्युमिनियम से, सिलिका एवं एल्यूमिना से। ये पृथ्वी है। पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग को कहते हैं क्रोड और सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं भूपर्पटी या क्रस्ट। 3 भाग में, सबसे ऊपरी भाग को क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, इसको कह दिए, ये आता है मेंटल, और सबसे अंदर वाला भाग जो है ये क्या है? कोर या क्रोड। देखिए ये लगभग 2900, यानी ये आपका 32 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक है क्रस्ट, और बाकी मेंटल 2900, मेंटल जो है ये 2900 किलोमीटर तक, और ये 3500 किलोमीटर तक। अब देखिए ये 3 चीज़ है कि जो सबसे ऊपरी परत है ये सियाल से बना होता है। सियाल यानी सिलिकन, और ये फार्मूला भी याद रखिएगा, Cl यानी ऊपरी Cl, बीच वाला क्या? सी में यानी सिलिकन और मैग्नीशियम, बीच वाला सी में, और जो ये है लास्ट वाला जिसको क्रोड कहते हैं ये नीफे। नी मतलब निकेल, फे मतलब फेरस मतलब लोहा, तो निकेल और फेरस। तो आंतरिक परत क्या कहलाता है? क्रोड किससे बना हुआ है? नीफे से। तो अब देखिए नीफे, ये तो सीफे हो गया, नहीं ये गलत हो गया, ये हो गया नीफे यानी फेरस, ये हो गया लोहा क्या? फेरस।
तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। भूपर्पट्टी में वह स्थान जहाँ से भूकंपी तरंगें आरंभ होती है उसे कहा जाता है। देखिए ये पृथ्वी है, कहीं से भूकंप हुआ, कहीं भूकंप उठा, जहाँ से भूकंप उठता है उसको कहते हैं उद्गम केंद्र। जहाँ से भूकंप उठे उसको कहते हैं उद्गम केंद्र। और जहाँ सबसे पहले पृथ्वी के सतह पर पहुँचा, जहाँ सबसे कम दूरी होगा, मान लीजिए यहाँ है, तो इसको कहेंगे हम लोग अधिकेंद्र। इसको कहेंगे अधिकेंद्र। यानी जहाँ भूकंप उठे वो उद्गम, और जहाँ सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुँचे उसको कहते हैं अधिकेंद्र। तो क्या कह रहा है, भूपर्पट्टी में वह स्थान जहाँ से भूकंपी तरंगें आरंभ होती है, तो ये क्या हो गया ऑप्शन नंबर 4 उद्गम केंद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है। तटीय क्षेत्रों में भूकंप, ज्वालामुखी, ज्वारामुखी, इससे ज़्यादा कौन करता है, सुनामी करता है। ये 2, 4, 10, 20 मीटर ऊंचा तक पानी आता है और स्पीड से आता है, 300 प्लस किलोमीटर के स्पीड से। समझ सकते हैं कि वो कितना भयंकर नुकसान करता है। तो आपका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1। किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती है। देखिए भूकंप के अध्ययन को हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं, और भूकंप मापने वाले मशीन को कहते हैं, यंत्र को कहते हैं सिस्मोग्राफ। 3 बात बोल रहे हैं आपको, भूकंप अध्ययन को सिस्मोलॉजी, भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ, और भूकंप की तीव्रता, जहाँ तीव्रता की बात आए वो रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। रिएक्टर स्केल, तीव्रता किस पर मापी जाती है, रिएक्टर स्केल पर। तो उस रिएक्टर स्केल में 0 से लेकर 9 तक यानी 10 डिजिट रहता है। अब सोचिए कि ये 10 तक जो रहता है तो वो जो तीव्रता दिखाएगा तो 6 या उससे अधिक पर जो है ना वस्तुएं गिरने लगती। हालांकि 5 से अधिक भी ये नुकसान करता है, 7 आ जाएगा तो पूरा तहस नहस होता है। 2 से अधिक में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये चीज़ें हिलती है लेकिन ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी 6 या उससे अधिक पर क्या होता है, वस्तुएं गिरने लगती है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है। देखिए नदी का निक्षेपण दो, देखिए बहुत शब्द में, 1-2 शब्द में आप लोग कन्फ्यूजन करते होंगे। एक है अपर्दन, दूसरा है निक्षेपण, तीसरा है अपक्षय। ये 3 शब्द आप लोग को बहुत परेशान करता होगा, एकदम सिस्टम से समझिएगा। अपर्दन मतलब होता है काटना छाटना। अब काटेगा कौन, जैसे पानी बह रहा है तो पानी नदी में है तो क्या करेगा, नदी अपने साथ जो किनारा है उसको, मिट्टी को काटेगा, ले जाएगा, बहा जाएगा, तो इसको कहेंगे अपर्दन। हवा भी ले जा सकता है, हवा बार बार उस पर टकरा रहा है कोई मिट्टी पर या कोई भाग पर, उसको जैसे रेगिस्तान में क्या होता है कि बालू को उड़ा कर ले जा रहा है तो वो कट रहा है, तो अपर्दन। यानी अपर्दन में नुकसान हो रहा है। और निक्षेपण में क्या हो रहा है कि हम भाई यहाँ से ले गए और उस जगह क्या किए, बिछा दिए, तो ये हो गया क्या, निक्षेपण। 2 चीज़ है। अब यहाँ क्वेश्चन में निक्षेपण है कि बाढ़ का पानी जब आएगा तो क्या होगा, अपने साथ मटेरियल लाएगा तो बिछा देगा, छोड़ देगा, बैठ जाएगा, तो क्या बनेगा वो बाद में देखेंगे। एक है अपक्षय। अपक्षय क्या होता है कि जैसे कि हमारी पृथ्वी चट्टानों से बनी है, तो चट्टान पर धूप लग रहा है, उष्मा हो रहा है, पानी पड़ रहा है, और जो चट्टान में केमिकल है वो रिएक्शन हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, टूट रहा है, चटक रहा है, कमज़ोर हो रहा है, पानी उसको बहा के ले जा रहा है। धीरे धीरे क्या होता है कि वो महीन से महीन कण में हो रहा है, तो अपक्षय की क्रिया के द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है, यानी मृदा का निर्माण। और अपर्दन की क्रिया से क्या होगा, मृदा क्षरण, यानी मृदा का नाश होगा, यानी निम्नीकरण हो जाएगा। और निक्षेपण से क्या होगा, मिट्टी बन रहा है तो बनेगा कहाँ, मैदानी इलाके में। विसर्प, बाढ़कृत मैदान, चाप झील, जलप्रपात, ये बाढ़कृत मैदान। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, ये दक्षिणी अमेरिका में है, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण प्रकार शैलों में बन जाते हैं उन्हें कहते हैं। देखिए पता है कि कोई शिलाखंड है या कोई ठोस चट्टान है, वो जो है ना दबाव के कारण बन गया, तो वो कौन सा चट्टान हो जाएगा, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान का उदाहरण है जैसे बलुआ पत्थर हो गया, कोयला हो गया, चूना पत्थर हो गया, तो ये सब क्या है, अवसादी चट्टान है, तो अवसादी शैल।
जैसे जैसे हम वायुमंडल की ऊपरी परत में जाते हैं, देखिए ऊपरी परत, वायुमंडल की बात करें तो देखिए ये वायुमंडल है, यहाँ हमारा पृथ्वी का सतह है, ये वायुमंडल को कई परतों में विभाजित किया गया है। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, एक बार हम यहाँ पर समझाएंगे, इससे कई जुड़े हुए क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक आप बना दीजिएगा, पूरे टॉपिक को समझिएगा वायुमंडल का। इसके ऊपर है क्या, समताप मंडल, इस समताप मंडल के ही ऊपर में है यहाँ पर ओजोन परत, ये है मध्य मंडल, ये है बाह्य मंडल, और ये हो गया बहिर्मंडल। ये इस तरह ये वायुमंडल का जो परत है ये क्रम में है। क्षोभ मंडल जो है ध्रुव पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक। क्षोभ मंडल की क्या विशेषता है कि यहाँ पर मौसमी घटनाएं होता है। अभी कुआसा, ठंडा का दिन है, कुआसा लग रहा है, तो यहाँ पर जितने भी मौसमी घटनाएं हैं, बारिश हो, कोहरा हो, बिजली कड़के, तूफान आए, चक्रवात आए, ये सारा इसमें क्षोभ मंडल में, यानी क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसमी घटनाएं। और यहाँ क्या होता है, यहाँ वायुयान चलता है, क्योंकि यहाँ पर मेघमाग कुछ नहीं रहता, तो वायुयान चलने के लिए, एरोप्लेन चलने के लिए आदर्श है। तो वायुयान किस मंडल में, समताप मंडल में। ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया क्या, ओजोन परत। ये ओजोन परत को पृथ्वी का कवच कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे है या परावैंगनिक किरणें हैं, वो यही ओजोन परत क्या कर लेता है, सोख लेता है और पृथ्वी पर जाने नहीं देता। यदि ओजोन परत नहीं रोके और परावैंगनिक किरणें पृथ्वी पर आ जाए, यहाँ की पेड़ पत्तियाँ झुलस जाएगी, मनुष्य को स्किन कैंसर वगैरह हो जाएगा। तो ये ओजोन परत होगी। ये मध्य मंडल में क्या होता है कि अंतरिक्ष में कई उल्का पिंड सब आवारा की तरह घूमते रहता है। जब ये वायुमंडल में यानी पृथ्वी के करीब आने लगता है, तो वायुमंडल में जैसे ही ये प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने पर क्या होता है कि हवा के साथ रगड़ाता है, घर्षण होता है, साए हवा आवाज़ हो रहा है, घर्षण हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, गर्म होते होते उसमें आग लग जाता है। तो इसी मध्य मंडल में क्या होता है, इसी मध्य मंडल में उल्का पिंड में आग लग जाता है, और उसी को हम लोग यहाँ से बोलते हैं टूटता तारा और मन्नत मांगते हैं। तो आज से मत मांगिएगा, ये जो जल रहा है, जो भस्म हो रहा है, वो क्या आपको मन्नत पूरा करेगा। तो ये उल्का पिंड किस मंडल में जल रहा है, मध्य मंडल में। आगे क्वेश्चन है, ये पूरे वायुमंडल वाला जो टॉपिक है, इसी में क्वेश्चन सब इसी से रहेगा। मध्य मंडल हो गया। अब ये बाह्य मंडल जो है, इस बाह्य मंडल में जितने भी कृत्रिम सैटेलाइट, यहाँ पर एक आयन मंडल है, इस आयन मंडल में यानी वायुमंडल का ही भाग है आयन मंडल। यहाँ पर रेडियो संचार हम लोग जो सैटेलाइट वगैरह स्थापित करते हैं यहीं पर करते हैं। आज जो हम लोग का कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा हो गया, अच्छा डिजिटल टीवी देख लेते हैं, मोबाइल देख लेते हैं, नेटवर्क अच्छा पकड़ने लगा, ये सब इसी की देन है। और बहिर्मंडल में क्या है कि जो हल्की गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ये तैरती रहती है। नहीं, हम लोग मेला में लेते हैं तेल वाला बैलून जिसमें हाइड्रोजन या हीलियम भरा रहता है, हाथ से छूटा तो वहीं जाके रुकता है। तो ये क्या है, बहिर्मंडल। तो ये मंडल का परत है। इसकी कुछ और खासियत है, जैसे जैसे हम लोग वायुमंडल में ऊपर जाएंगे तो हवा पतली होती जाती है, यानी घनत्व क्या हो गया, कम हो गया। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो तापमान में कमी होता है क्षोभ मंडल में, यानी 165 मीटर हम लोग ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है आपको, यदि आप 45 डिग्री में हैं तो चले जी 165 मीटर, तो वहाँ पर क्या होगा, 50 से 49 हो जाएगा। फिर और 165 जाइएगा तो कम हो जाएगा। तो इसका कारण वो अगले वीडियो में बताएंगे हम। ये हो गया। दूसरी बात है कि तापमान का एक अल्टरनेट चलता है यहाँ। इसमें तापमान जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तापमान घटेगा, समताप मंडल में क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें तापमान घटेगा, इसमें तापमान बढ़ेगा, इसमें तापमान घटेगा। एकदम ये अल्टरनेट चलता है। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे हवा क्या होगी, पतली होगी, घनत्व कम हो जाएगा। यहाँ से आपका वायुमंडल का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यदि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। जैसे जैसे हम वायुमंडल की परतों में ऊपर जाते हैं क्या होगा, दबाव बढ़ता है। जब घनत्व कम है तो दबाव बढ़ेगा ही नहीं, दबाव क्या होगा, घटेगा। तापमान कम होता जाता है, ये हो सकता है। दबाव कम होता है लेकिन तापमान बढ़ता जाता है।
तापमान कहाँ बढ़ रहा है, जैसे ऊपर उठ रहा है तो यहाँ इसमें माइनस से शुरू हो गया, तो ये भी क्या हो गया आपका गलत हो गया। दबाव और तापमान समान रहता है, समान नहीं रहता, ये भी क्या हो गया गलत हो गया। दबाव कम होता जाता है, यानी दबाव जो है कम होता जाता है, लेकिन तापमान में परिवर्तन होता रहता है, तापमान में परिवर्तन होता रहा। जैसे क्षोभ मंडल में ऊपर गए तो यहाँ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, फिर बढ़ गया, कम हो रहा है, बढ़ गया, कम हो रहा है। तो आपका सटीक आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। जैसे यदि आप ये वीडियो नहीं देखे होंगे या इस टॉपिक को नहीं समझते होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो आपको पता है कि ये कैसा ऑप्शन है, सब एक ही जैसा लग रहा है, आप एकदम उलझ जाइएगा। नहीं, अभी आपके लिए कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल के किस परत के अंदर होती है? कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर जरूर लिखिएगा। इस क्वेश्चन से पहले आपको हम बताए थे वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करता है? रेडियो तरंग कम्युनिकेशन सिस्टम किसके लिए है, ये भी कमेंट बॉक्स में नंबर लिखकर लिखिएगा। 44 का आंसर 1 या 2 या 45 का आंसर क्या होगा, जरूर लिखिएगा। देखिए हम टॉपिक को क्लियर किए हुए हैं, यदि आप नहीं देखें तो आप बैठ जाइए। आप सोचते होंगे कि सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे और उस टॉपिक को नहीं देखे हैं, तो इस वजह से आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन अभी जो देखे हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए एकदम ये भी सवाल उसी तरह है जो आपको हम डिटेल किए। वायुमंडल की एक तरफ परतें हैं, उसकी विशेषताएं। क्षोभ मंडल में क्या होगा भाई, मौसम नहीं, क्षोभ मंडल मौसम की लगभग सभी घटनाएं। समताप मंडल में क्या होगा, समताप मंडल में आयन मंडल, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाली उल्कापिंड है तो नहीं, इसमें ओजोन गैस की परत होती है। नहीं, बताए थे समताप मंडल के जस्ट ऊपर में क्या है, ओजोन गैस की परत होती है। मध्य मंडल में क्या होता है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में जल उठता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, टूटता हुआ तारा। बहिर्मंडल में क्या है कि बहिर्मंडल में आयन मंडल। तो आपका आंसर देख लीजिएगा, इसमें है A का 4 एक में ही है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवन पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? तुम भूमानव कहाँ पाया जाएगा, स्थल मंडल पे पाया जाएगा? नहीं, इसका आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। यूराल पर्वत अलग करते हैं, यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है, एशिया और यूरोप को अलग करता है। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, बेरिंग जलडमरू मध्य पानी का सकरा भाग है जो जोड़ता है। बेरिंग जलडमरू मध्य, देखिए ये 2 चीजें हैं, एक जो है स्थल संधि और दूसरा जल संधि। यहां समझ लीजिए, आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। जल संधि स्थल संधि क्या है कि जब 2 बड़ा भूमि छोटे से सांकरे से भाग से जुड़ता है तो उसको कहते हैं हम लोग स्थल संधि। देख रहे हैं ये उत्तरी अमेरिका है और ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका है। तो ये उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका यहाँ एक सांकरे जगह से जुड़ा हुआ है जिसको कहते हैं हम लोग स्थल संधि। तो ये पनामा स्थल संधि है, ये क्या है, पनामा यहाँ पर। तो पनामा स्थल संधि किन 2 महाद्वीपों को जोड़ता है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को। अब देखिए ये एक पानी है और ये भी एक पानी है, तो ये जोड़ रहा है बड़े पानी को सांकरा। लेकिन यहाँ पर जो है आपको ये चीज़ देखिएगा कि ये है आर्कटिक महासागर, ये वाला है आपका आर्कटिक महासागर जो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ, और ये है प्रशांत महासागर। ये दोनों पानी जब इस सांकरे जल वाला क्षेत्र से जुड़ा है तो इसको कहते हैं जल संधि। तो यही वाला जल संधि क्या है, बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि किसको जोड़ती है, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आर्कटिक महासागर व प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर 3। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन हैं क्योंकि अटलांटिक महासागर का आकार जो है एस आकार का है, एस आकार का है। और ये क्यों पोताश्रय और महासागर हैं, इसके पीछे क्या है कि इसका जो किनारा है ना बहुत ज़्यादा दंतुरित है। जैसे ये किनारा है तो यहाँ दंतुरित नहीं है, लेकिन इस तरह का किनारा है तो क्या होगा कि स्थल के बहुत अंदर तक जहाज वगैरह घुस जाता है। तो अधिक दंतुरित होने के कारण यहाँ पर अधिक पोताश्रय या जहाज है। तो यूएस एवं यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होते हैं, नहीं, ये कह रहा है कि पोताश्रय क्यों है, व्यापार तो होता ही होगा। अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है,
अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है। आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है? स्थल मंडल की विशेषता नहीं है। स्थल आकृतियां महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। इस मंडल में खनिज संपदा भी पाई जाती है, ये तो है ही। पहाड़, पठार, घाटियां मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करता है, ये भी सही है। पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है। देखिए, स्थल आकृतियां महासागर की सतह पर भी पाई जाती है, नहीं टापू है या किनारा है, तो ये क्या है? ये भी सही है। पृथ्वी का 97% जल स्थल में नहीं पाया जाता, वो कहाँ? जल मंडल यानी महासागर में पाए जाते हैं, तो ये क्या है? गलत है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान है। निम्नलिखित में से कौन सी जल का प्रवाह या गतिमान नहीं है? देखिए, महासागर का जल भी हमेशा गतिमान रहता है। ऐसा नहीं है कि जैसे वायुमंडल है, वायुमंडल में हवा है तो हवा स्थिर है क्या? नहीं, ये भी गतिमान है। गतिमान होने के कई कारण हैं भाई, जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ आगे वाला टॉपिक जब आप देखिएगा तो ज्योग्राफी का जो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको हम लिंक दे देंगे, वहाँ प्लेलिस्ट में जाइएगा तो पूरा ज्योग्राफी का हम विश्लेषण किए हुए हैं हर चीज़ का। तो यहाँ चूँकि ये 100 क्वेश्चन है लगभग, ये संभव नहीं है सब चीज़ का एनालिसिस एक एक टॉपिक का, तब तो 24 घंटा में भी ख़त्म नहीं होगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्यों गतिमान होता है, कारण क्या है। इसमें जल चक्र, कौन सा प्रवाह या गति नहीं है पूछ रहा है, जल चक्र। चूंकि ये ऑप्शन थोड़ा सा हम बोल दे रहे हैं। ज्वार भाटा के कारण गतिशील है। धारा चलती है, गर्म जल धारा, ठंडी जल धारा, ये चलती है इसलिए गतिमान है। तरंग उठता है इसलिए भी गतिमान है। तो क्या है? जल चक्र के वजह से गतिमान नहीं होता। तो आपका आंसर हो गया जल चक्र, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, नीचे लिखे कथन पढ़कर सही विकल्प चुनें। कथन है, पृथ्वी की 3/4 सतह जल से ढकी है। पृथ्वी की सतह पर साफ पानी से अधिक खारा पानी है। क्या है कि पृथ्वी की 3/4 जल से ढकी हुई है, हम लोग जानते भी हैं। नहीं, पृथ्वी की सतह पर साफ पानी से अधिक खारा पानी है, यानी नमकीन लवण जल है, तो दोनों सही है। नहीं, ए गलत है परंतु बी सही है। नहीं, ए सही है परंतु बी गलत है। नहीं, ए और बी दोनों सही है और बी ए की सही व्याख्या है। बी ए की सही व्याख्या है। ए और बी दोनों सही है परंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं है। बी ए की सही व्याख्या नहीं है, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अलवण जल का स्रोत नहीं है? लवण जल जो खारा पानी, अलवण जल कह रहा है, तो ये क्या हो गया? मीठा पानी, ये मीठा पानी। लवण मतलब हो गया खारा, तो स्रोत नहीं है, यानी अलवण यानी मीठा जल का स्रोत नहीं है। यानी मीठा जल महासागर नहीं, महासागर में क्या है? अलवण जल नहीं, लवण जल, नमकीन पानी पाया जाता है। आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। थोड़ा सा यही सब शब्द पर गौर कीजिएगा, आप मार दीजिएगा जहाँ तहाँ वो गलत हो जाएगा। अलवण मतलब क्या? मीठा। लवण मतलब नमकीन। स्थल समीर, समुद्री समीर और लू कौन सी पवनें है? देखिए, पवन 3 तरह का होता है, एक मौसमी पवन, दूसरा स्थानीय पवन और तीसरा अस्थायी पवन। तीनों गौर से सुनिएगा, इस टॉपिक को यहीं पर हम क्लियर करते हैं ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। अस्थायी पवन जो वर्ष के सालों भर वो हवा चल रही है तो उसको कहते हैं हम लोग अस्थायी पवन। जैसे पछुआ पवन, ये क्या है? अस्थायी पवन। व्यापारिक पवन, ये क्या है? अस्थायी पवन, सालों भर किसी विशेष स्थान में, विशेष जगह पर, विशेष दिशा में चलती रहती है। स्थानीय पवन क्या है कि ये लोकल विंड है, यानी किसी लोकल जगह पर, समुद्र के किनारे, समुद्र पर, या फिर जैसे कि लू चल रही है तो उत्तर भारत में लू चलती है, तो ये क्या है? स्थानीय पवन, लोकल विंड। और मौसमी पवन क्या है कि किसी विशेष मौसम में वो पवन चलती है, जैसे कि मानसूनी पवन। भारत में मानसूनी पवन दक्षिण पश्चिम से आती है, अरब सागर से उठकर क्या आती है? स्थल की ओर आती है, तो ये पवन क्या हो गया? मौसमी पवन। तो 3 पवन, तो स्थल समीर, समुद्री समीर और लू क्या है? उत्तर भारत का गर्म और शुष्क हवा है। स्थल समीर क्या होता है कि जो समीर स्थल से समुद्र की ओर जाए, स्थल से समुद्र की ओर। देखिए, ये मान लिया जाए कि स्थल है और इधर पानी है, ये वाला भाग स्थल है, तो क्या होता है कि जब दिन का समय रहता है ना तो दोनों हीट होता है, पानी भी और स्थल भी। जब ये हीट होता है तो ये जल्दी हीट हो जाता है, स्थल जल्दी हीट हो जाता है। यहाँ समझिएगा, ये स्थल जल्दी हीट हो गया, ये जो है समुद्र है,
तो स्थल जल्दी हीट हो गया तो यहाँ का हवा क्या होगा, हल्की होकर ऊपर उठेगी, तो यहाँ से हवा दिन के समय आएगा। कब आएगा, दिन में जब चलेगा, दिन में समुद्र से, तो ये हवा कौन सी, समुद्री हवा। और रात के समय जब पानी ठंडा होने की बात होगी तो ये जल्दी ठंडा होता है, ये जल्दी ठंडा होता है, ये तो गर्म में रह गया, ये गर्म में रह गया, तो ये क्या होगा कि यहाँ का हवा उठकर ऊपर जाएगा, तब क्या होगा कि ये ठंडी हवा इधर से बहेगी वहाँ भरने के लिए। तो दिन के समय समुद्री समीर और रात के समय स्थलीय समीर, रात के समय स्थलीय समीर बहती है। तो ये क्या है, एक तरह का स्थल समीर, समुद्री समीर। ये क्या है, ये एक तरह का स्थानीय पवन है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। आतपन का संबंध है, आतपन यानी पृथ्वी पर जितनी भी सूर्य का ताप आता है उसको कहते हैं हम लोग आतपन। वायु दाब के साथ, मौसमी पवनों के साथ, सूर्य ऊर्जा के साथ, बहिर्मंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ, नहीं क्या है कि सूर्य ऊर्जा के साथ, सूर्य की ऊर्जा जितनी पृथ्वी प्राप्त करती है उसको कहते हैं हम लोग सूर्यातपन। अगला प्रश्न है, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। वात दिग्दर्शी जो होता है ना, वात मतलब हवा, दिग्दर्शी मतलब दिक मतलब दिशा। तो ये हवा देखिएगा क्या करता है कि एकदम बेरिंग लगा हुआ एक डंटा रहता है, उस पर मुर्गा के आकार का बनाया जाता है। तो मुर्गा का जो मुंह है वो क्या है, नुकीला रहता है और पूंछ सब हवादार। तो जिस दिशा से हवा आती है ना, तो जिस दिशा से हवा आती है उसका मुंह जो चोंच होता है मुर्गा का उसी दिशा में हो जाता है। तो ये हवा की दिशा बताती है। तो वायु दिशा मापने का एक यंत्र है। स्थल का एक सांकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। देखिए हम आपको समझाए थे, दो बड़े स्थलीय भाग जब एक छोटा सा स्थल से जोड़ता है, नहीं एक तरफ था उत्तरी अमेरिका, दूसरी तरफ था दक्षिणी अमेरिका, नहीं तो ये सांकरा भाग था, तो किसको क्या कहेंगे, स्थल संधि। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं। छत्रक शैल रेगिस्तान में पाया जाता है। छत्रक शैल क्या होता है कि रेगिस्तान में जब हवा बहती है तो बालू को उड़ा कर ले जाता है, बालू को उड़ा कर ले गया तो बालू उड़ रहा है बराबर, कहीं ना कहीं इस तरह क्या होता है कि इस तरह का आकार हो जाता है बालू का, इस तरह छत्रक के आकार का, इस तरह का तिरछा। तो छत्रक के आकार का कहाँ बनता है, रेगिस्तान में। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है। भूकंपीय तरंगे 3 तरह का, एक पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। पी को प्राथमिक प्राइमरी, एस को सेकेंडरी और एल को लव तरंग। 3 तरंगे, इसी को हिंदी में कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग और पृष्ठीय। कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है, तो 3 तरंग है, पृष्ठीय तरंग भी है, पोताश्रय तरंग है, भूकंप का तरंग नहीं है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित क्षेत्र में से किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती है। चिनूक, देखिए चिनूक जो है ये यूएसए और कनाडा के पास चलती है, यूएसए और कनाडा के पास। अब ये चिनूक क्या है, एक शुष्क गर्म हवा है। तो ये प्रेरी, वहाँ पर एक घास होता है उत्तरी अमेरिका में, प्रेरी जब ठंडा का मौसम होता है, अभी अभी जिस तरह ठंडा का मौसम हमारे यहाँ पर है, उत्तर भारत उत्तरी क्षेत्र में ज़्यादा ठंडा होगा, तो वहाँ का जो प्रेरी वाला घास मैदान है बर्फ़ से ढक जाता है। जब गर्मी का समय आने लगता है तो वही चिनूक हवा बहती है और जब बर्फ़ को गर्म लगता है तो वो पिघल जाता है। बर्फ़ पिघलने से घास को क्या मिल गया, पानी मिल गया, तो और वो लहलाकर उग जाता है। तो ये कहाँ बहती है चिनूक हवा, यूएसए में, और किस मैदान में, प्रेरी मैदान में। अगला प्रश्न, महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए दोनों कथनों फर्स्ट और सेकंड पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए महासागरीय धाराएं जो होती है 2 तरह का, एक गर्म जलधाराएं और दूसरी शीत जलधाराएं। तो गर्म जलधाराएं और शीत जलधाराएं को जरा सा समझिएगा। देखिएगा ये क्या है कि विषुवत रेखा पर जो है इसके आसपास ज़्यादा गर्म होता है, यहाँ का पानी क्या गर्म और इधर ठंडा, यहाँ शीत और यहाँ ठंडा, यहाँ गर्म या शुष्क। अब ये यदि कोई ठंडा पानी, ये आपका क्या हो गया, उच्च अक्षांश, ये उच्च अक्षांश, चूँकि ये 0 1 2 3 4 5 90 तो उच्च अक्षांश हो गया। तो ये शीत धारा जो है, शीत महासागरीय जलधारा क्या है कि ये जब निम्न अक्षांश की ओर बहती है या विषुवत रेखा की ओर बहती है तो ये अपने आसपास के पानी से ठंडा होता है, तो इसीलिए इसको कहा गया शीत जलधारा। और यही गर्म जलधारा, अब ये यदि उधर गया तो ये क्या हो गया, गर्म जलधारा हो गया। तो इसी तरह यहाँ से इधर गया तो ये शीत जलधारा, यहाँ से इधर आया तो उष्ण जलधारा।
अब ऑप्शन पे आते हैं। उष्ण यानी गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुव की ओर जाती है। नहीं, ये भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा के आसपास उत्पन्न होती है और ध्रुव की ओर जाती है, या तो ध्रुव उधर या तो ध्रुव इधर। तो ये क्या है? सही है। शीत या ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जल ले जाती है। शीत, देखिए ये क्या कह रहा है? निम्न अक्षांशों से। ये निम्न अक्षांश तो नहीं ना है, हम क्या बोले कि उच्च अक्षांश है, यानी ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, 90 है। तो ये उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जल ले जाती है। जबकि ये क्या कह दिया? निम्न अक्षांशों से, यानी यहाँ से जल ले जाती है कहाँ? उच्च अक्षांशों की ओर। तो ये वाला क्या कर दिया? आपको उल्टा दिया। यही आपका कॉन्सेप्ट कहाँ हो जाता है? गलत हो जाता है। तो अब क्या है? फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है? नहीं। फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है? ये भी नहीं। फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है? ये नहीं। फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को भू-आप के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। देखिए, भू-आप पृथ्वी के ध्रुव के पास जो है ना थोड़ी चपटी है, इस तरह का चपटी है। ये मान लिया जाए ध्रुव है, तो यहाँ भी ध्रुव, ये थोड़ी चपटी है और इसी चपटी भाग को कहते हैं हम लोग भू-आप। इसको क्या कहते हैं? भू-आप। तो पृथ्वी के 2/3 सतह पर जल से ढकी जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों केवल पृथ्वी पर पाई जाती है? ये भी नहीं, ये भी नहीं। पृथ्वी ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, ये वाला हम क्वेश्चन पीछे भी देखे थे हम लोग। नहीं, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सी है? पार्थिव विकिरण, समुद्र से दूरी, सूर्यातपन, सौर विकिरण। तो सबसे अधिक क्या है? जितना यानी पृथ्वी पर तापमान बना रहे, ये क्या है? सौर विकिरण। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। एक तरफ वनस्पति के प्रकार है। ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है मेरा वीडियो, आप देखिएगा, यूट्यूब पर जाइएगा, सिद्धार्था जॉब पॉइंट, वहाँ पर आपको वन के प्रकार मिलेगा। एकदम बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से हम समझाए हुए हैं। तो वनस्पति के प्रकार हैं एक तरफ और पौधे की प्रजातियां हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियाँ, मैनग्रोव। देखिए, मैनग्रोव जो होता है ना, मैनग्रोव हमारे देश में जो है ये सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है और सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरी नामक एक वृक्ष पाया जाता है, उसी के नाम पर पड़ा हुआ है। तो देखिए, आपको हम इस तरह का आंसर बनाने के लिए थोड़ा ट्रिक भी बताते हैं। कोई एक जान रहे हैं, उसका मैच कीजिए और देखिए। जैसे कि डी का क्या हो रहा है? 1, डी का 1, यानी डी का 1, इसमें तो 4 है, इसमें 4 है, ये दोनों में है। जब डी का 1 हो रहा है तो सी का 2 भी होगा, क्योंकि मिल रहा है सी का 2, यानी कटीली झाड़ियाँ, बबूल, ये तो आराम से मिला सकते थे। नहीं, अब उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन महोगनी। ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन में क्या होता है कि ये विषुवत रेखा के आसपास दोनों तरफ जो सालों भर गर्मी पड़ता है और सालों भर दोपहर के बाद पानी पड़ता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि बारिश रोज होती है, रोज पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं और सालों में पत्ती एक भी बार नहीं गिरता है, इसीलिए उसको सदाबहार वन भी कहते हैं। तो महोगनी वैसा ही है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में क्या होता है कि ये साल में एक बार अपनी पत्तियों को झाड़ देता है। तो देखिएगा, शीशम वगैरह का वृक्ष है, साल में एक बार इतना पत्ती झाड़ देगा ना, लगेगा कि मर गया, होगा कि नहीं होगा। नहीं, तो ये क्या है कि पतझड़ वन में ये पतझड़ वन साल। तो अब क्या हो गया? ए का 3, तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है? देखिए, भूस्खलन क्या होता है कि जब, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लैंडस्लाइड, यानी भूस्खलन यानी भूमि का धंस जाना, गिर जाना। जैसे उत्तराखंड में भूस्खलन हुआ था, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, बारिश का पानी अंदर घुसा पहाड़ों के बीच में, वहाँ उसकी भूमि हल्की हो गई, या जहाँ मिट्टी वाला भाग था, कमज़ोर था, वो क्या हो गया? धंस गया, दब गया, बह गया, खाली हो गया, अचानक गिर गया, अचानक धंस गया। तो इसको कहते हैं भूस्खलन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से सुनिएगा। निम्नलिखित में से न्यूनीकरण मतलब कम करना, भूस्खलन कम हो वो तरीका, लेकिन कह रहा है कौन सा तरीका नहीं है। कई तरह से आपको उलझाएगा प्रश्न। तो भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना, कम कर देंगे तो क्या भूस्खलन हो जाएगा? वो तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यही वाला होगा आपका आंसर। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? देखिए, मृदा
प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल देखिएगा तो सबसे नीचे जो चट्टान होता है उसी का रंग कलर में वो मिट्टी होता है। तो क्योंकि कोई भी चट्टान अलग अलग रासायनिक तत्वों से बना हुआ है, अलग अलग चीज़ों से, पदार्थों से बना है, तो जब वो टूटकर जो मृदा अपक्षय की प्रक्रिया है, अपक्षय की प्रक्रिया से क्या बन रहा है, मिट्टी, जो बताया आपको हम पहले। तो अब जो चीज़, जो चट्टान में जो पदार्थ है और टूटेगा तो मिट्टी का कलर भी क्या होगा, उसी से होगा। तो मृदा का जमाव, रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संचरण, दो ही ऑप्शन है इसमें। तो हालांकि आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो रासायनिक गुण वाला है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। देखिए भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा एकदम एनसीईआरटी में आपको ये सब चीज़ मिलेगा, बाहर जल्दी नहीं मिलेगा। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ब्राज़ील में जो वन है वो एक हृदय का फेफड़ा, मनुष्य का फेफड़ा कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है, यानी ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है वहाँ पर। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना का। नवीकरण क्या होता है कि जो फिर से बन जाए, जो फिर से बन जाए। जैसे कि लकड़ी है, तो लकड़ी है, जल गया तो वो ख़त्म हो गया, लेकिन हम पेड़ लगा दिए तो वो क्या हो गया, नवीकरणीय। जैसे कि बारिश है, बारिश बरसात के दिन में पानी क्या हो गया, सूख के ख़त्म हो गया, फिर बरसात के दिन में क्या हो जाएगा, फिर वो आ जाएगा, तो इसको कहते हैं नवीकरण। तो हम कोई संसाधन का एकदम सावधानी पूर्वक उपयोग करते हैं और हम समय देते हैं रिन्यूअल होने के लिए, तो वो क्या है, इसको कहते हैं हम लोग संसाधन प्रबंधन। इसको कहते हैं संसाधन प्रबंधन। रक्षक मेखला डैश की एक विधि है, जल संरक्षण, मृदा निर्माण, बागवानी, मृदा संरक्षण। देखिए रक्षक मेखला क्या है कि आप केरल तरफ जाइएगा ना, आप कोस्ट एरिया में जाइएगा, समुद्री तट के किनारे, तो देखिएगा कि वो एक तरफ जहाँ से समुद्र के तरफ से यदि हवा आ रहा है तो एक तरफ ना पूरा एकदम घना घना जो है अड्डा पर ही गाछ लगा देता है, वृक्ष लगा देता है एकदम कतार में। जैसे उधर से हवा आती है वो जो धारी धारी गाछ लगा है उसी को कहा जाता है रक्षक मेखला। और जैसे वो हवा आती है तो क्या करता है, वो पेड़ स्पीड को कम कर देता है और मृदा संरक्षण हो जाता है, यानी मृदा बर्बाद नहीं होता। तो ये मृदा संरक्षण के लिए लगाया जाता है रक्षक मेखला। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उन्हें कहा जाता है क्या, संभाव्य। अब जैसे कि कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले क्या था कि यूरेनियम एक पत्थर था, कोई नहीं जानता था, उसका कोई उपयोग ही नहीं था। तो वो क्या था कि संभाव्य संसाधन था, कि संभावना है कि भाई इसका यूज होगा, इसका उपयोग होगा। तो ऐसे संसाधन को कहते हैं हम लोग संभावित संसाधन या संभाव्य संसाधन। जैसे कि लद्दाख में क्या है, यूरेनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में भंडार है, तो लद्दाख का यूरेनियम क्या है, एक तरह का संभावित संसाधन, हम उसका उपयोग कभी न कभी अब कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी के काम नहीं करने के कारण मरने लगे। गिद्ध जो आज हम लोग नहीं देखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किसके किसके इलाके में आपका गिद्ध है। हम लोग के इलाके में यानी झारखंड के इलाके में गिद्ध नहीं मिल रहा है, बहुत कम हम लोग के एरिया में। कारण मरने लगे, इनका उपचार क्या है। देखिए आपको एक चीज़ बताते हैं कि जब साइंस और मेडिकल साइंस ये डेवलप जब किया तो अलग अलग बीमारियों के लिए इलाज जो दवाई बनाने लगा, एलोपैथिक बनाने लगे, तो उसमें कई केमिकल का प्रयोग होने लगा। तो मवेशी की दवाई में एक डिक्लोफेनेक केमिकल जो है यूज होता था। अब भैंस या गाय या जानवर कोई बीमार पड़ गया, उसको इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्शन दे दिया, तो उसके बॉडी में, उसके मांस में वो केमिकल रह ही जाता है। और मरने के बाद गिद्ध मृतोपजीवी है, यानी मरे हुए जीव जंतु को खाता है। तो जब वही जानवर को अब गिद्ध खाने लगा तो उसके शरीर में गया और वो उसके किडनी को डैमेज कर दिया, जिसके वजह से मर गया, तो मरने लगा या लुप्त प्राय प्राणी हो गया। तो कौन सा, डिक्लोफेनेक का यूज होने के कारण उसकी किडनी फेल हो रही था। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला चैप्टर है आपका खनिज और शक्ति संसाधन। इससे किस तरह से प्रश्न पूछे हुए हैं, यहाँ पर आइए देखते हैं हम लोग। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम किस तरह का संसाधन है। इसके पहले वाला आंसर में देखे थे, सर्वव्यापक, संभाव्य, वास्तविक, नवीकरणीय। क्या है ये, संभाव्य या संभावित संसाधन।
बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किनका मिश्रण है? बायोगैस में दो चीज़ों की प्रधानता होती है, एक मीथेन और दूसरा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका आंसर क्या हो गया? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। देखिए ऊर्जा स्रोत दो तरह का, एक परंपरागत और दूसरा गैर परंपरागत। गैर परंपरागत, परंपरागत क्या है कि जो हम लंबे समय से, जिस संसाधन का हम उपयोग लंबे समय से कर रहे हैं वैसा संसाधन कहलाता है परंपरागत। जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, गोईठा हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब जो है ऊर्जा का स्रोत है। तो ये क्या है? पुराने समय से कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं परंपरागत। लेकिन कुछ ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जिसका हाल फिलहाल यूज करना सीखे हैं, जैसे यूरेनियम से बिजली बनाना, नहीं भूतापीय ऊर्जा, जमीन के अंदर ऊर्जा बहुत पहले से था लेकिन हम लोग को ज्ञान नहीं था। सूर्य में ऊर्जा है, अब सोलर ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। ये सब क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो यहाँ से ये प्रश्न रहता है, समूह में रहता है कि कौन से गैर परंपरागत स्रोत हैं या नहीं है। तो खनिज तेल, प्राकृतिक गैस ईंधन, कोयला ईंधन बायोगैस, जल विद्युत भूतापी। आपको पूछ क्या रहा है? परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। तो खनिज तेल, प्राकृतिक गैस ईंधन, दूसरा है कोयला ईंधन बायोगैस, तीसरा है जल विद्युत भूतापी। जल विद्युत तो हाल फिलहाल में उपयोग करना सीखा है लोगों ने, भूतापीय भी नहीं, ज्वारीय भी, परमाणु ऊर्जा भी नहीं। ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो परंपरागत तो हो गया भाई 3, इसको देखिए वो वाला ऑप्शन से भी आपका मिल गया। प्राकृतिक गैस था, कोयला था, नहीं पेट्रोलियम था, इसकी जगह पेट्रोलियम था, प्राकृतिक गैस था और ईंधन था। तो ये क्या हो गया? ये गैर परंपरागत। इधर से इधर क्या हो गया? ये परंपरागत, और यानी ये बहुत पहले से हम इन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, और सौर ऊर्जा हाल फिलहाल में। तो ये क्या हो गया? गैर परंपरागत। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेप तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। छिद्र बनाए जाते हैं, इस प्रकार के खनन को कहा जाता है। देखिए अब बहुत गहरा में 10 किलोमीटर अंदर में है, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ है, तो क्या करता है कि वहाँ उसको जैसे हटाइएगा तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाइएगा। तो क्या करता है? वेदन करता है, ड्रिल करता है, और उस ड्रिल के माध्यम से, छेद के माध्यम से निकालता है। विपरीत खनन, उत्खनन, कुपकी खनन, प्रवेदन। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। लेकिन ये सब समझ लीजिए, विपरीत खनन और उत्खनन क्या है कि जब हम कोई खनिज निकालते हैं तो उसके परत को हटाए और मिल गया, तो जो ऊपरी सतह पर पाया जाता है उसको हम क्या करते हैं? विपरीत खनन करके निकालते हैं। तो गर्म जल के झरने डैश से प्राप्त ऊर्जा के परिणाम स्वरूप है। अब जो गर्म पानी है वो निकल रहा है, तो वो क्या है? वो भूतापीय ऊर्जा है, यानी जमीन के अंदर जो ऊर्जा है उसी से पानी गर्म हो रहा है और गर्म पानी हमारे सतह पर आ गया। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग करते हैं? आखनन, कूपक, कूपक खनन, विपरीत खनन। आखनन जिसको हम लोग कहते हैं उत्खनन भी कहते हैं इसको। तो यानी आखनन यानी खनन के माध्यम से जरा सा हटाए, खाने, बस निकल गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? पहला नरौरा, पोखरन, कल्पक्कम, तारापुर। देखिए ये पोखरन जो है ना, यहाँ पर परमाणु बम का परीक्षण हुआ था। नरौरा, कल्पक्कम, तारापुर, तो ये सब क्या है? परमाणु केंद्र है। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन को काला सोना कहा जाता है? काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता था। आपका आंसर 1। लेकिन काला सोना जब यहाँ पर हिंद यूनानी लोग आए थे तो यहाँ पर जो काला मरीच था, गोल मरीच जिसको कहते हैं, काली मिर्च जिसको कहते हैं, काली मिर्च का टेस्ट उन लोग को इतना अच्छा लगा कि वो लोग भी काली मिर्च को काला सोना कहने लगे। तो चूंकि यहाँ खनिज संसाधन से जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। और बाकी वहाँ मसाला में काला सोना किसको? तो गोल मिर्च को, काली मिर्च को। अगला प्रश्न, नीचे लिखे कथन पढ़कर सही विकल्प चुनें। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, कारण फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन कृषि में सम्मिलित है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। देखिए 3 क्रिया इकोनॉमिक्स में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जब हम प्रकृति से सीधे सीधे किसी चीज़ का उपभोग करते हैं तो वो चीज़ होता है प्राथमिक क्रिया। तो खेती में भी क्या है कि गेहूँ हुआ वह
तो मेरे लिए प्राथमिक हो गया, फल हुआ तो वो हुआ, मतलब अचानक फल आम फला तोड़ के खा लिए, तो ये क्या है, प्राथमिक क्रिया। लेकिन उसी फल का अब आम है, जैसे आम क्या हो गया, प्राथमिक क्रिया, आम की खेती क्या हो गया, प्राथमिक क्रिया। लेकिन उस आम से स्लाइस बन जाए तो वो स्लाइस क्या हो गया, द्वितीयक क्रिया हो गया। अब उस स्लाइस को बनाने में जो जो चीज़ लगा, पूंजी लगा, मेहनत लगा, उसमें कैटरीना कैफ का प्रचार है, तो ये सब क्या हो गया, ये सब तृतीयक क्रिया। तो जो सेवा देने वाला काम है वो तृतीयक, प्राथमिक से हम कोई चीज़ बना रहे हैं, दूसरा चीज़ जो उत्पाद हुआ वो हो गया द्वितीयक। तो ये तीन चीज़, तो फसल है तो क्या है, प्राथमिक है, फल है तो प्राथमिक है, सब्जी है तो प्राथमिक है, फूल भी, तो ये क्या है, पशुपालन भी प्राथमिक में ही आता है। तो क्या है, दोनों सही है, दोनों ए भी दोनों सही है। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता। देखिए रोपण कृषि में क्या होता है कि बागवानी वगैरह होता है, उसमें रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन कीजिए। रोपण कृषि जैसे बोल सकते हैं क्या, कॉफ़ी का खेती हो गया, केला का खेती हो गया, नहीं फिर जाके आपका कहवा का हो गया, ये सभी क्या है, रोपण कृषि है। तो यह कृषि मध्य अक्षांशों के अतिरिक्त अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है। इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है। यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्र में की जाती है। यह वाणिज्यिक यानी प्रोफेशनली, एक तरह से कहें बिजनेस पर्पज से उसकी खेती की जाती है बागवानी कृषि में। इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 4। ऋतु प्रवास से अभिप्राय है। ऋतु प्रवास क्या हुआ कि अलग अलग ऋतुओं में, ऋतु प्रवास पक्षी भी होता है, ऋतु प्रवास लोग भी होते हैं, कि अलग अलग मौसम के वजह से, जब मौसम, जैसे मान लिया जाए कि कोई पक्षी है उसको ठंडा पसंद है, अब वहाँ गर्मी आ गया तो क्या करेगा, वो ठंडे की ओर धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देगा, तो उसको कहते हैं ऋतु प्रवास। लेकिन मनुष्य के संदर्भ में ऋतु प्रवास क्या है कि जैसे कि देखिएगा कि अब बरसात का सीजन है, यहाँ मवेशियों के लिए चारा वगैरह नहीं है, खेत खाली नहीं है, क्या करेगा, जहाँ खेत खाली है वहाँ अपने पशुओं को लेकर जाता है, तो इसको कहते हैं ऋतु प्रवास। इसको भी तो नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता, वन्य प्राणियों की ऋतुवत गतिशीलता, फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का नगर से गांव की ओर प्रवसन, लोगों की अपनी जीविका के लिए ऋतुवत गतिशीलता। तो ये देखिए कई चीज़ें हैं जो ऋतु प्रवास कहलाता है। तो हम अलग अलग टॉपिक में बता दिए, इसमें हो सके कि इस प्रश्न में ऋतु प्रवास से अभिप्राय नहीं है, ठीक है, तो जब होगा तो ये वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। देखिए मिल्पा, ये तो एक चीज़ आपको पता चलेगा, हम कई चीज़ों के बारे में बताते हैं। स्थानांतरित कृषि किसको कहते हैं, जब किसी जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होता है, बहुत ज़्यादा भूमि उपजाऊ नहीं होता है, वहाँ वनस्पति यानी झाड़ी के रूप में उगता है, उसको काट दिया, कुछ दिन छोड़ दिया, सूख गया, उसमें आग लगा दिया, उसका राख उसी में छोड़ देता है। जब पानी पड़ता है, बारिश होती है, उसमें बीज छींट दिया, फसल पकने पर फसल तोड़ लिया और फिर वो उस जगह को कुछ वर्ष के लिए छोड़ देता है ताकि फिर से झाड़ी उगे, फिर ये इसी प्रोसेस से दूसरे जगह, इसी प्रोसेस से तीसरे जगह। तो इस कृषि को कहते हैं हम लोग झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि। तो हमारे भारत के जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में, जैसे मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन सभी क्षेत्रों में झूम कृषि को, स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, झूमिंग कहते हैं। और इसका नाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। जैसे रोका कहाँ का है, ये ब्राज़ील का। लदांग ये मलेशिया का है, आप इसको लिख सकते हैं, ये मैचिंग भी देता है। लदांग मलेशिया का, मिल्पा मैक्सिको, मिल्पा जो है मैक्सिको का है। इसके बाद झूमिंग तो बोले ही, झूमिंग जो है हमारे उत्तर पूर्व राज्यों में, झूमिंग उत्तर पूर्व के राज्यों में। तो ये कई नामों से जानते हैं हम लोग इसको। तो इसका आंसर क्या होगा, मिल्पा मैक्सिको। मिल्पा कहाँ का, मैक्सिको का। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान यानी जो भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फल, जूसी फ्रूट वगैरह मिलता है। जूसी फ्रूट का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, ये सब जूसी फ्रूट है। तो यहाँ पर पाया जाता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आसपास। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1।
अगला प्रश्न है, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? शिलांग सिलचर, उधमपुर श्रीनगर, ईटानगर पासीघाट, मनाली लेह। ये मनाली लेह यानी ये समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर, 4 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर मनाली लेह सड़क मार्ग है, जो विश्व की सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। कौन सा? मनाली लेह राजमार्ग। अगला प्रश्न है, अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, अमेजन बेसिन की बात करें तो ये दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी हिस्से में अमेजन नदी बहती है, और ये अमेजन नदी बेसिन जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन है, मतलब सबसे अधिक जल यहीं प्रवाहित होती है, इसी नदी में प्रवाहित होती है। तो अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य भोजन, ये पूछता है मुख्य भोजन क्या है? मैनियोक। मुख्य भोजन है मैनियोक, जिसको कसावा भी कहते हैं। और यहाँ के लोग जो हैं बड़े बड़े घरों में रहता है, ये घरों में रहता है, इसको कहते हैं अपार्टमेंट या फिर मलोका। इसके बड़े बड़े घरों को अपार्टमेंट या मलोका कहा जाता है। तो यहाँ के लोग जो झूमिंग कृषि करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं? झूमिंग कृषि करते हैं, ये वही वाला कृषि जो बताया इसके पहले। इसके अलावे इस क्षेत्र के लोग जो होते हैं, अधिकतर लोगों के जो भोजन है, मुख्य भोजन क्या होता है? कसावा, जिसको देखिएगा आप एक ओल के साइज में लंबा लंबा टाइप का होता है, शकरकंद के टाइप में। तो अभी हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। अमेजन बेसिन के संबंध में कथन को सही। अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है जो मैनग्रोव वन। मैनग्रोव वन वहाँ नहीं है, मैनग्रोव हमारे ही देश में सुंदर वन में है। अमेजन नदी बेसिन ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना के भागों में अववाहित होती है। अमेजन बेसिन भूमध्य सागरीय प्रदेशों में आता है। अमेजन भूमध्य सागर तो आपका यहाँ पर है, यूरोप और अफ्रीका के बीच में, वहाँ तो है ही नहीं। अमेजन नदी भूमध्य सागरीय प्रदेशों से होकर पश्चिम दिशा में बहती है। तो ये क्या होगा? नदी बेसिन ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना के भागों में अववाहित होती है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, लद्दाख में पाए जाने वाला गम्फास डैश है? बौद्ध विहार, मंदिर, बकरी की प्रजाति या किस्म, साल की किस्म, बौद्ध भिक्षु। देखिए, वहाँ पर जो है पुराने लद्दाख में जो है पुराने, जैसे थिक्से हो गया, लामा यूरू हो गया, थिक्से, लामा यूरू, गम्फास, ये सब बौद्ध विहार है, बौद्ध भिक्षु बौद्ध विहार के हैं। मलोका क्या है? वही वाला जो क्वेश्चन इसके पहले था। मलोका क्या है? एक जनजाति, एक प्रकार का घर, जो अमेजन बेसिन के लोगों का घर था। कौन? मलोका। अगला प्रश्न है, संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। बिल्कुल, सभी संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए, समय और प्रौद्योगिकी, आपके पास ज्ञान है, संसाधन है, उसको आप कीमती बना सकते हैं। तो दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। बी ए सही की व्याख्या करता है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है। तो विशिष्ट मानव जनसंख्या, तो इसमें ये मानव भूगोल, ये सब थोड़ा सा आसान क्वेश्चन सब भी पूछा हुआ है इसी टेट में, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत घुमावदार भी था। तो ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो। जैसा टॉपिक देख रहे हैं, एक विषय, एक वीडियो और एक मैराथन में ये कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में भारत भूगोल, यानी भारत से संबंधित जो भूगोल है वो भारत भूगोल, और जो सिविक्स वाला टॉपिक जो क्वेश्चन आपका है हमेशा गलत हो जाता है, उसको लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो आपके लिए उपयोगी भी हो। जाते जाते एक बार फिर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, आपका साल मंगलमय हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।